कहानी की शुरुआत में हमें एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और फन हाउस की वेंटिलेशन के रास्ते वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत खौफनाक चीज देख ली हो। जैसे ही वह वेंटिलेशन से बाहर निकलता है उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक है। तभी अचानक पीछे से कोई चीज घुर्राते हुए उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन जैसा रोबोट था जो दिखने में एक डरावने रैबिट जैसा लग रहा था। वह रोबोट गार्ड को एक चेयर पर लॉक कर देता है और अपने मुंह में लगी ब्लेड को चालू कर देता है। गार्ड खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और चेयर के नट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। इसके बाद वह रोबोट बड़ी बेरहमी से उस गार्ड को मार डालता है। इसके बाद हमें माइक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी बहन एबी के साथ अकेले रहता था। यहाँ हम देख पाते हैं कि माइक के लिए एबी का अकेले ध्यान रखना काफी मुश्किल है क्योंकि एबी नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ी जिद्दी थी और उसका बिहेवियर भी थोड़ा परेशान करने वाला था। आज भी माइक एबी को जल्दी रेडी होने कहता है क्योंकि उसे जॉब पर जाने में देरी हो रही थी। आगे हम माइक को अपने जॉब पर देखते हैं। माइक एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। माइक अपने इकलौते दोस्त को एक किताब के बारे में बता रहा था। वो इस किताब में काफी यकीन करता था। इस किताब के मुताबिक इंसान सपनों के जरिए अपनी पुरानी यादों से जुड़ सकता है क्योंकि हमारा दिमाग याद और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन माइक के दोस्त को यह एक बकवास थ्योरी लगती है, इसलिए वह माइक को इसे नजरअंदाज करने की सलाह देता है। तभी माइक की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। ये देखते ही माइक गुस्से में उस आदमी पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। वह उसे इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह आदमी कोई किडनैपर नहीं बल्कि उस बच्चे का पिता था। इस हादसे के बाद माइक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि माइक की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन माइक एक करियर काउंसलर स्टीव रैगलन से मिलने जाता है क्योंकि उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। स्टीव उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऑफर करता है। ये वही जगह थी जहाँ कहानी की शुरुआत में वह गार्ड मारा गया था। यहाँ काउंसलर ये भी बताता है कि इस जॉब में ज्यादा पैसे वगैरह नहीं है, ऊपर से उसे रात की शिफ्ट में काम करना होगा। माइक को इस काम से दिक्कत तो नहीं थी, मगर एबी के खातिर वो रात के शिफ्ट में काम करने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी स्टीव उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर उसका मूड बदले तो वह उसे कॉल कर सकता है। उस रात जब माइक घर लौटता है तो हम एबी की बेबी सिटर मैक्स को देखते हैं। मैक्स माइक को बताती है कि एबी ने अब तक खाना नहीं खाया है। मैक्स एबी को खाने के लिए कहता है, लेकिन एबी अभी भी अपने पेंटिंग्स में बिजी थी और खाने से भी इनकार कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइक और एबी के माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। अगले दिन माइक की आंट जैन उससे मिलने आती है क्योंकि वह एबी की कस्टडी लेना चाहती थी। जेन डॉक्टर से दावा करती है कि माइक एबी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहा। उसके मुताबिक माइक हमेशा नींद में रहता है और एबी बस हर समय पेंटिंग करती रहती है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि माइक किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। इसीलिए वो एबी की कस्टडी के लिए लड़ने की बात करती है, मगर डॉक्टर जेन को समझाती है कि एबी बिल्कुल ठीक है और शायद उसे अपने भाई के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन यह सुनकर जेन गुस्सा हो जाती है और माइक को कोर्ट में घसीटने की धमकी देती है। जेन के जाने के बाद माइक डॉक्टर को बताता है कि आंट को एबी की कोई फिक्र नहीं है, वह सिर्फ उसके नाम की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। माइक यह भी मानता है कि वह खुद एबी का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा और शायद जेन के साथ रहना ही उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन डॉक्टर माइक को समझाती है कि एबी उससे काफी अटैच है और उसी के साथ खुश रहेगी। फिलहाल उसे इन सब बातों को छोड़कर एक अच्छी नौकरी ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह दिखा सके कि वह एबी की जिम्मेदारी संभाल सकता है। उस रात जब माइक सो रहा होता है तब उसे फिर वही डरावना सपना आता है जिसमें कोई उसके छोटे भाई को किडनैप करके ले जा रहा होता है। माइक उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। इस सपने की वजह से वह काफी परेशान हो जाता है और आखिरकार जॉब के लिए स्टीव को कॉल कर देता है। पूरी जानकारी लेने के बाद माइक उस जगह पर पहुंच जाता है। स्टीव उसे बताता है कि फ्रेडी नाम का यह पार्क 80 के दशक में बच्चों के बीच काफी मशहूर था, मगर फिर एक हादसे के कारण इसे बंद कर दिया गया। पार्क के अंदर कैमरा वगैरह लगे हुए थे और माइक को बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इस पार्क के अंदर दाखिल न हो। पार्क के अंदर जाने के बाद माइक को सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म मिलती है जिसे पहनकर वह अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। जगह को एक्सप्लोर करते हुए उसे एक वीडियो फुटेज मिलती है। वीडियो में फ्रेडी पार्क के बारे में बताया गया था। इसके मालिक ने इसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर खड़ा किया था। इस पार्क में पिज्जा, गेम्स और लाइव रोबोटिक एनिमल्स थे जिनके नाम पर ही पार्क का नाम फ्रेडीज फेस्बियर्स रखा गया था। लेकिन जैसे ही इन रोबोटिक एनिमल्स की बात आती है फुटेज खराब होकर बंद हो जाती है, जो काफी अजीब था। उस रात कुछ और भी अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक सिक्योरिटी का अलार्म बजना या एक टॉय रोबोट का अपने आप ही ऑन हो जाना। लेकिन फिलहाल माइक इन सब पर ध्यान नहीं देता। देखते देखते रात के 3 बज जाते हैं और माइक की आंख लग जाती है और उसे फिर वही सपना आने लगता है। लेकिन इस बार जब माइक का भाई सपने में किडनैप हो जाता है तब वो अपने पीछे 5 अनजान बच्चों को देखता है। ये बच्चे माइक के सपने के अंदर मौजूद थे, जिसे देख माइक काफी चौंक जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसके भाई के किडनैपर को देखा है, मगर बच्चे माइक की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से भागने लगते हैं। माइक उनका पीछा करता है, मगर तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। अगले सीन में
में हम माइक और मैक्स को बात करते देखते हैं, जहाँ माइक मैक्स से वादा करता है कि वो उसे जल्द ही बेबी सिटिंग के लिए पैसे देना भी शुरू कर देगा। फिर हम माइक की आंट जेन को देखते हैं जो मैक्स से बात कर रही होती है। उनकी बातचीत से हम समझ पाते हैं कि असल में मैक्स को जेन ने ही हायर किया था ताकि वो दोनों मिलकर माइक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें, जिससे माइक एबी की कस्टडी खो दे। लेकिन फिलहाल मैक्स जेन को सिर्फ इतना बता पाती है कि माइक हर रात नींद की गोलियां लेता है और हाल ही में उसने एक बंद पड़े पार्क में सिक्योरिटी की नौकरी शुरू की है। इसके बाद दोनों योजना बनाते हैं कि अगर वे वहां तोड़ फोड़ कर देंगे तो माइक की नौकरी चली जाएगी और शायद जज भी ये मान ले कि माइक एबी के लिए सही नहीं है। उस रात माइक फिर से अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है। इस बार भी उसे 3 बजे नींद आ जाती है और फिर उसके सपने में उसका भाई किडनैप हो जाता है। तभी पहले की तरह वही 5 बच्चे उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार माइक गुस्से में उनसे पूछता है कि उसके भाई को कौन ले गया था, और इतना सुनते ही वो बच्चे अचानक वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस बार माइक दौड़कर एक बच्चे को पकड़ लेता है, मगर वह बच्चा लोहे जैसी किसी चीज से माइक के हाथ पर वार कर देता है। माइक बुरी तरह घायल हो जाता है और तभी उस बच्चे की आंखों से काले खून जैसे आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक पार्क में हुए शोर से माइक की आंख खुल जाती है। वह शोर पार्क के बाहर से आ रहा था। दरअसल माइक से मिलने पुलिस ऑफिसर वेनेसा आई थी। वेनेसा अक्सर पार्क का जायजा लेने आती रहती है क्योंकि बचपन से ही वह इस पार्क से जुड़ी हुई है। वेनेसा माइक के हाथ की चोट और लाल आंखें देखकर पूछती है कि कहीं वह ड्यूटी पर सो तो नहीं रहा था, लेकिन माइक वेनेसा की बातों को टाल देता है। आगे हम वेनेसा और माइक को बातचीत करते देखते हैं, जहां वेनेसा उसे उस पार्क की कुछ अजीब बातें बताती है। वो माइक से कहती है कि इस पार्क में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड टिक नहीं पाता क्योंकि इस पार्क में कुछ अजीब है जो लोगों को परेशान कर देता है। 80 में भी यहाँ कुछ छोटे बच्चे गायब हो गए थे, जिस कारण से ही इस पार्क को बंद कर दिया गया था। फिर वेनेसा एक बटन दबाती है और उसी के साथ रोबोटिक एनिमल्स एक्टिव हो जाते हैं, एक बियर, बनी और एक चिकन, जो अब लाइट्स और साउंड्स के साथ म्यूजिक बजा रहे थे, जिसे देख वेनेसा और माइक काफी खुश होते हैं। लेकिन पुराने वायरिंग की वजह से शो बीच में ही बंद हो जाता है। तब तक सुबह भी हो चुकी थी, इसलिए दोनों वापस घर लौट जाते हैं। उनके जाते ही मैक्स अपने कुछ आदमियों के साथ पार्क के पीछे के डोर से अंदर घुस जाती है। मैक्स और उसके आदमी पार्क में इधर उधर तोड़फोड़ करने लगते हैं। तभी उनमें से एक को वहाँ रखे फ्रिज के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह फ्रिज खोलता है, उसके सामने 2 चमकती आंखों वाला एक डरावना रोबोट दिखाई देता है, लेकिन पलक झपकते ही वह वहाँ से गायब हो जाता है। आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है, वही रोबोट अचानक उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एक आदमी सीसीटीवी में अपने साथी को भागते हुए देखता है क्योंकि उसने उस रोबोट को अपने दोस्त पर हमला करते हुए देख लिया था। लेकिन कुछ ही देर बाद वह खुद भी एक रैबिट रोबोट के हाथों मारा जाता है। उसकी चीख सुनकर एक और आदमी उधर बढ़ता है, तभी उसके सामने वही रैबिट रोबोट आ जाता है। रोबोट को चलते हुए देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और तेजी से दौड़ते हुए कंट्रोल रूम में जाकर छिप जाता है। वहाँ उसने देखा कि पीला वाला रोबोट ब्लू रोबोट के सामने झुककर ऐसे सलाम कर रहा था जैसे वही उनका सरदार हो। लेकिन तभी दोनों रोबोट कैमरे की तरफ देखने लगते हैं। दरअसल उन्होंने उस छोटे रोबोट को वेंटिलेशन के अंदर डाल दिया था और अगले ही पल वह छोटा रोबोट वेंटिलेशन के रास्ते उसके पास पहुंच जाता है और उस पर हमला करने लगता है। हालांकि वह उस जाली की वजह से अंदर नहीं आ पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, अचानक एक और डरावना रोबोट उसके सामने आ जाता है और उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ मैक्स भी अपने साथियों को ढूंढ रही थी। तलाश करते करते वह काफी अंदर तक पहुंच जाती है। तभी एक छोटा बच्चा उसे बुलाने लगता है और वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ एक कमरे में उसे एक रोबोट डॉल दिखाई देती है। वह उसे ध्यान से देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ उसकी भी मौत हो जाती है। इधर घर पर हम माइक और एबी को साथ देखते हैं। तभी एबी की नजर माइक के पास रखे कोर्ट के कागजों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह घबरा जाती है, लेकिन माइक उसे संभालते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे किसी और के हवाले नहीं करेगा। तभी दरवाजे पर वेनेसा आती है। वह माइक को बताती है कि पिछली रात उसने पार्क का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ चोरी और तोड़फोड़ हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस को वहाँ माइक की स्लीपिंग पिल्स भी मिली थी। वेनेसा उसे समझाती है कि अगर उसने यह बात रिपोर्ट कर दी तो उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वह उसे सब सच बताने को कहती है। ये सुनकर माइक अपने बचपन का राज खोलता है। वह बताता है कि कई साल पहले वह अपने छोटे भाई गैरेट और माता पिता के साथ ट्रिप पर गया था। तभी किसी ने उसके भाई को किडनैप कर लिया था, लेकिन आज तक ना तो उसके भाई का कोई पता चला और ना ही किडनैपर का। यहाँ तक कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। इसी सदमे में कुछ साल बाद उसके माता पिता की भी मौत हो गई। माइक हर हाल में उस किडनैपर को ढूंढना चाहता था। उसे लगता है कि उसने उस आदमी का चेहरा देखा था, लेकिन ट्रॉमा की वजह से उसका दिमाग उस याद को पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा। इसलिए वह हर रात स्लीपिंग पिल्स लेकर सोता है ताकि अपने सपनों के जरिए उस याद तक पहुंच सके और अपने भाई के किडनैपर को देख सके। माइक की पूरी कहानी सुनने के बाद वेनेसा उसे जाने देती है, लेकिन उसकी स्लीपिंग पिल्स फेंक देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ड्यूटी के दौरान सो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ हर वक्त अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। उसी रात माइक काम पर जाने से पहले कई बार मैक्स को कॉल करता है, लेकिन मैक्स अब जिंदा नहीं थी। इसलिए मजबूर होकर माइक एबी को अपने साथ पार्क लेकर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर माइक सबसे पहले फैले हुए सामान और टूट फूट को साफ करने लगता है।
है। सब कुछ ठीक करने के बाद वह एबी को सुला देता है और उसे सख्ती से कहता है कि वह उसके ऑफिस से बाहर ना निकले। लेकिन आधी रात को जब माइक गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी एबी को अचानक किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो उसे ही बुला रही थी। एबी पहले माइक को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठता। इसके बाद एबी खुद ही उस आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे पार्क के अंदर चली जाती है। आगे बढ़कर वह कहती है, मुझे पता है तुम वहीं हो, अब बाहर आ जाओ। तभी अचानक एक रैबिट डॉल की आंखें खुल जाती हैं। ये देखकर एबी डर जाती है। उसी समय सीन माइक के सपने में चला जाता है, जहाँ इस बार वह उस बच्चे को भागते हुए नहीं बल्कि जमीन पर बैठा हुआ देखता है। माइक धीरे से उससे पूछता है, क्या तुम वही बच्चे हो जिन्हें किडनैप किया गया था? माइक उस बच्चे से कहता है कि अगर वह उसे किडनैपर के बारे में बता दे तो वह उसे बदले में कुछ भी दे सकता है। लेकिन तभी उसके सपने में एबी की चीख सुनाई देती है। वह तेजी से उसके पास पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। एबी उन सारे रैबिट रोबोट्स के साथ खेल रही थी। यह देखकर माइक पूरी तरह अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह बुरी तरह डरा हुआ था। एबी माइक को उन सबके नाम भी बताती है जो थे हू बियर, फ्रेडी, बोनी, फॉक्सी और गाल। अब तक सुबह हो चुकी थी और यह सब देखकर माइक काफी परेशान हो गया था, इसलिए वह एबी को वहां से चलने के लिए कहता है। घर पर माइक जब एबी की बनाई हुई तस्वीरों को देख रहा होता है, तभी एक तस्वीर देखकर वह अचानक चौंक जाता है। असल में वह तस्वीर उसके छोटे भाई गैरेट की किडनैपिंग की थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि एबी ने उस घटना को अपनी आंखों से देखा ही नहीं था, इसलिए उसके लिए ऐसी तस्वीर बनाना नामुमकिन था। जब एबी उठती है तब माइक उससे इस तस्वीर के बारे में पूछता है। एबी बताती है कि यह सब उसे उसके नए दोस्तों ने दिखाया है, यानी वही मशीन है। वह बताती है कि वह भी उसी बच्चे से मिली थी जिससे पिछली रात माइक मिला था, और उसी बच्चे के कहने पर उसने यह तस्वीर बनाई। यह सुनकर माइक तुरंत पूछता है कि क्या उस बच्चे ने किडनैपर के बारे में कुछ बताया, लेकिन एबी एक अजीब बात कहती है। वह बताती है कि वो लोग किडनैपर के बारे में कुछ नहीं बताते, बल्कि हमेशा किसी येलो रैबिट की बात करते रहते हैं। इसके बाद एबी माइक से वादा करती है कि अगली बार वह उन बच्चों से किडनैपर के बारे में जरूर पूछेगी। अगली रात हम फ्रेडी में वेनेसा को देखते हैं, जो पार्क की दीवार पर लगी एक तस्वीर को ध्यान से देख रही थी। उस दीवार पर कई ड्राइंग्स लगी हुई थी, जिनमें से एक में येलो रैबिट कुछ बच्चों के साथ दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ माइक और एबी भी पहुंच जाते हैं और एबी तुरंत अपने उन रोबोट दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एबी को उन रोबोट से बात करते देख वेनेसा बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, जिससे साफ पता चलता है कि उसे पहले से सब कुछ मालूम था। वेनेसा माइक को बताती है कि इन रोबोट्स में उन्हीं बच्चों की आत्मा है जो 80 के दशक में इस पार्क से गायब हुए थे। इसी बीच एबी वेनेसा के पास आती है और कहती है कि वो सब मिलकर एक कैसल बनाना चाहते हैं जहां सब साथ खेल सके। वेनेसा भी इस बात को मान जाती है और सभी साथ मिलकर टेबल और कुर्सियों से एक बड़ा सा कैसल बनाते हैं। कुछ देर बाद वेनेसा और माइक उसके लिए रूफ ढूंढने स्टोर रूम में जाते हैं। वहाँ वेनेसा बताती है कि पहले यहाँ टेबल क्लॉथ्स रखे जाते थे जिनसे वे लोग कैसल का रूफ बना सकते हैं, लेकिन तभी माइक इस पूरी सिचुएशन की अजीब बातों पर सवाल उठाने लगता है। वह वेनेसा से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसके जवाब में वेनेसा कहती है कि माइक को कभी भी एबी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उसने एबी को भी इस सब में शामिल कर दिया है। लेकिन माइक कहता है कि इस जगह में कुछ अजीब है। उसे लगने लगता है कि वह यहाँ आकर अपने भाई के किडनैपर के काफी करीब पहुँच गया है और शायद यहीं उसे अपने भाई के किडनैपर के बारे में पता चल सकता है। ये सुनकर वेनेसा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे इस सब से दूर रहने की चेतावनी देती है। तभी माइक की नजर स्टोर रूम के कोने में पड़े एक अजीब मशीन सूट पर पड़ती है, जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उसे पहन सकता हो। माइक इसके बारे में पूछता है, लेकिन वेनेसा फिर उसे इससे दूर रहने को कहती है। वह बताती है कि 80 के दशक में परफॉर्मर्स इन सूट्स को पहनकर शो किया करते थे, लेकिन ये सूट बेहद खतरनाक है। ये साबित करने के लिए वह मशीन में एक लकड़ी डालती है, जिसे उसके अंदर लगे तेज स्क्रू तुरंत काट देते हैं। बाहर लौटने पर दोनों देखते हैं कि एबी अब भी रोबोट्स के साथ खेल रही है, लेकिन खेलते खेलते एबी गलती से फ्रेडी के गिटार को छू देती है, जिससे उसे जोर का झटका लगता है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। एबी को होश आने के बाद वेनेसा माइक को सख्त चेतावनी देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दोबारा एबी को यहाँ न लाए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। अब इस हादसे के बाद माइक खुद भी एबी को लेकर काफी चिंतित हो जाता है, इसीलिए अगले ही दिन वह उसकी देखभाल के लिए अपनी आंट जैन को बुला लेता है। यह बात एबी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन माइक उसके पास रुककर उसे समझाने के बजाय वापस फ्रेडी लौट जाता है। वहाँ पहुंचकर वह फिर से नींद की गोलियां लेता है और एक बार फिर उसी डरावने सपने की दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ उसके मॉम, डैड और छोटा भाई गैरेट भी मौजूद था। तभी उन 5 बच्चों का लीडर, जिसने पहले रैबिट का निशान बनाया था, वह माइक को बताता है कि वो एबी को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मॉम भी यही चाहती है। लेकिन माइक समझ जाता है कि उनका मतलब एबी को मारकर उसे भी अपनी तरह बना देना है, इसलिए वह साफ मना कर देता है। माइक के मना करते ही सारे लोग अचानक गायब हो जाते हैं। उसी समय असली दुनिया में एक अजीब सा रोबोट माइक के करीब आने लगता है और सपने में वही बच्चे एक एक करके उस पर हमला करने लगते हैं। दरअसल माइक जो कुछ सपने में महसूस कर रहा था, वही सब असल दुनिया में भी उसके साथ हो रहा था, क्योंकि वही रोबोट उसे सच में घायल कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वह खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। उसके सामने वही ब्लेड वाला रोबोट खड़ा था। पिछली बार वाले सिक्योरिटी गार्ड की तरह
माइक भी चेयर के नट खोलकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार रोबोट ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। लेकिन काफी मेहनत के बाद वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। बाहर आते ही उसे कई लाशें दिखाई देती हैं। ये वही लोग थे जो पार्क में तोड़फोड़ करने आए थे और रोबोट्स के हाथों मारे गए थे। अब माइक बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ एबी के साथ उसकी आंटी जेन होती है। तभी अचानक दरवाजे पर फ्रेडी और वही बच्चा दिखाई देते हैं। दोनों एबी से कहते हैं कि वो उसे लेने आए हैं। एबी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये लोग पहले ही उसकी आंट पर हमला कर चुके हैं। वह मासूमियत से उन पर भरोसा कर लेती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं माइक को जब होश आता है तो वह खुद को वेनेसा के साथ पाता है। वेनेसा उसे बताती है कि वह उसे पार्क के बाहर जख्मी हालत में मिला था। माइक उसे पूरी घटना बताता है कि कैसे मशीनें, रोबोट्स और बच्चों की आत्माएं सब मिलकर एबी को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। फिर वह वेनेसा से पूछता है कि आखिर ये स्पिरिट्स कौन हैं और एबी को क्यों चाहते हैं। इस पर वेनेसा आखिरकार असली सच बताती है। वह कहती है कि यह पूरा पार्क उसके पिता विलियम एफ्टन का था, जो वही येलो रैबिट था। वह कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन असल में वह बहुत ही बुरा इंसान था। उसी ने बच्चों को पार्क में किडनैप किया और बाद में उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को मशीनों के अंदर कैद कर दिया। इसी वजह से वे बच्चे अब उसी के कंट्रोल में हैं और लोगों पर हमला करते हैं। वे एबी को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। वेनेसा यह भी बताती है कि उसे शुरू से ही इस सब की सच्चाई पता थी, लेकिन किसी बड़े कारण की वजह से उसने माइक को पूरा सच नहीं बताया। अब वह माइक से एबी को बचाने की गुजारिश करती है और उसे कुछ हथियार और टेजर गन देती है ताकि वह उन मशीनों का सामना कर सके। माइक वेनेसा से साथ चलने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह बताती है कि पार्क के अंदर आते ही वह भी अपने पिता के प्रभाव में आ जाती है और कुछ नहीं कर पाती, इसलिए यह काम माइक को अकेले ही करना होगा। इधर एबी उन सभी रोबोट्स के साथ खेल रही होती है। तभी माइक बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से से वेंटिलेशन के रास्ते अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि रैबिट रोबोट एबी को अपने साथ कहीं ले जा रहे हैं। माइक तुरंत वेंट का दरवाजा तोड़कर उन रोबोट्स के पास पहुंचता है और बहुत चालाकी से उनके नीचे पानी गिरा देता है और उसमें बिजली दौड़ा देता है, जिससे दोनों रोबोट्स शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो जाते हैं। इसी बीच एक और रोबोट एबी को एक अलग कमरे में ले जाता है, जहां वही डॉल बनाने की मशीन रखी होती है। वह रोबोट एबी को पकड़कर उस मशीन पर बैठाने की कोशिश करता है ताकि उसकी आत्मा को उस रोबोट में कैद किया जा सके, लेकिन तभी माइक वहां पहुंचकर उसे भी शॉर्ट सर्किट कर देता है और वह रोबोट भी खत्म हो जाता है। लेकिन तभी एक छोटा आइसक्रीम जैसा रोबोट माइक के पैर को पकड़कर तेजी से पीछे खींचने लगता है। माइक जोर से एबी को भागने के लिए चिल्लाता है। भागते हुए एबी उसी जगह छिप जाती है जहां बहुत सारे बॉल्स पड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरा रोबोट उसे देख लेता है। वह जैसे ही एबी तक पहुंचने वाला होता है, तभी वेनेसा वहां आकर उसे मार देती है और एबी की जान बचा लेती है। उधर माइक भी एक रोबोट से लड़ते हुए अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक उसके मुंह में डाल देता है, जिससे वह भी शॉर्ट सर्किट होकर खत्म हो जाता है। लेकिन तभी एक और बड़ा रैबिट रोबोट यानी कि वही येलो रोबोट उसके सामने आ जाता है, जिसकी हरकतें किसी इंसान जैसी होती हैं। माइक उस पर टेजर गन चलाता है, लेकिन इस बार उस पर कोई असर नहीं होता। वह रैबिट आगे बढ़कर माइक पर हमला कर देता है। वह माइक को मारने ही वाला होता है कि तभी वेनेसा गन लेकर वहां आ जाती है। तभी वह रैबिट अपना मास्क हटाता है और सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि स्टीव रेगलन ही होता है, वही आदमी जिसने माइक को नौकरी दी थी। वह खुलासा करता है कि उसका असली मकसद शुरू से ही माइक को फंसाना और एबी को उन बच्चों के साथ मिलाना था, ताकि वह अपनी सेना बढ़ा सके। यहाँ वेनेसा के डैड को लगता है कि उसकी बेटी कभी उस पर गोली नहीं चलाएगी, लेकिन वेनेसा बिना हिचकिचाहट फायर कर देती है। इसी दौरान एबी उस ड्राइंग को बदलने लगती है, लेकिन उससे पहले ही विलियम आगे बढ़कर वेनेसा को चाकू मार देता है। दूसरी तरफ एबी जल्दी से उस ड्राइंग को बदलकर उसे इस तरह बना देती है कि उसमें विलियम एक कातिल के रूप में दिखता है, जिसने उन सभी बच्चों को मारा था। जैसे ही सभी रैबिट रोबोट्स उस ड्राइंग को देखते हैं, उन्हें अपने पुराने दर्दनाक यादें वापस आ जाती हैं। कैसे विलियम ने उन्हें किडनैप किया और मारकर इन मशीनों में कैद कर दिया था। उनके अंदर गुस्सा और बदले की भावना भर जाती है और वे सभी विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच आइसक्रीम जैसा रोबोट उस पर कूदकर उस मशीन को खराब कर देता है, जिससे विलियम बुरी तरह जकड़ जाता है। वह दर्द से तड़पने लगता है। सभी बच्चे उसे बेरहमी से घेर लेते हैं और उसे खत्म करने लगते हैं। मरते हुए विलियम अपना रैबिट मास्क पहन लेता है और पूरे रेस्टोरेंट की लाइट्स को अपने अंदर खींचने लगता है। आखिरी पल में वह कहता है कि वह वापस आएगा और फिर वहीं तड़पते हुए मर जाता है। माइक जल्दी से वेनेसा को उठाता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। बाकी सभी रैबिट रोबोट्स विलियम के रोबोट को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन माइक हॉस्पिटल में वेनेसा के साथ होता है। वह उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा था। वहीं रेस्टोरेंट में विलियम को उसी रैबिट वाले कॉस्ट्यूम के अंदर तड़प तड़प कर मरते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी जान नहीं निकल रही थी। ये देख बच्चों का लीडर उसको उसी कमरे में लॉक करके चला जाता है। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।